जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय न्याय संहिता सन 2023 के विभिन्न विषयों पर। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 17 का। और इसमें कई टॉपिक है, चोरी है, छल है, डकैती है, लूट है। तो आज हम चोरी का चर्चा करेंगे कि कैसे मामलों में चोरी होता है, किन संपत्तियों का चोरी होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे अध्याय 17 में संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। आइए देखते हैं। विषय पर आने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। धारा 303 अध्याय 17 चोरी के बारे में बताता है। आप थेफ्ट चोरी कह रहा है कि उपधारा 1 303 का हुई भर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ देखिए शब्द को ध्यान दीजिएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि अस्थावर संपत्ति के प्रति किए गए किसी भी कार्य को चोरी की श्रेणी में नहीं ला सकते हैं। आगे कुछ इलस्ट्रेशन आपको दिखाई देगा जिसमें अस्थाई यानी कि इमूवेबल अस्थावर संपत्ति को भी कब जो है वो मूवेबल हो जाता है और वो चोरी की श्रेणी में आ जाता है। आगे देखेंगे। तो आइए पहले बेयर देख लेते हैं। चोरी क्या है? कह रहा है कि हुएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन या एनी पर्सन है विदाउट दैट पर्सनस कंसेंट मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग इज सेड टू कमिट थेफ्ट। अब यहाँ जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति के पोजेशन में वो संपत्ति है वह उसका मालिक ही हो। इस परिभाषा का अर्थ ये हुआ कि जंगम संपत्ति, एक तो विषय वस्तु जंगम संपत्ति होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि किसी के पोजेशन से ही और उसके बिना सहमति के वह संपत्ति को हटाया गया है तो ये चोरी हो जाएगा। अब चोरी का अपराध हो जाएगा। तो इसमें दो तीन बातें देखने को मिला। एक तो संपत्ति का विषय वस्तु क्या होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। दूसरा वह संपत्ति किसी कब्जे में होना चाहिए, किसी के कब्जे में। और जो अपराधी है, अभियुक्त है, उसका इंटेंशन क्या है, डिसऑनेस्टली होना चाहिए, मैलाफाइड है यानी कि बेईमानी पूर्वक उसका जो है आशय हो और उस संपत्ति को बिना उसके सहमति से जिसके वो कब्जे में है हटा दिया जाता है तो चोरी का अपराध हो जाता है। इसका हिंदी वर्जन ये हुआ कि जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई चल संपत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है। अब एक्सप्लेनेशन 5 इसमें दिए गए हैं। पहला एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि ये थिंग सो लॉन्ग एज इट इज अटैच टू द अर्थ नॉट बीइंग मूवेबल प्रॉपर्टी, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे वो पहले ही एक्सप्लेनेशन में दे दिया है। इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट बट इट बिकम्स कैपेबल ऑफ बीइंग द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट एज सुन एज इट इज सेवर्ड फ्रॉम द अर्थ। पहला एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि जब तक कोई वस्तु भूबद्ध रहती है, चल संपत्ति न होने से वह चोरी का विषय नहीं होता, किंतु ज्यों ही वो भूमि से पृथक की जाती है वह चोरी का विषय होने योग्य हो जाता है। जैसे कोई पेड़ है, आगे इलस्ट्रेशन में देखा जाएगा, कोई पेड़ है तो पेड़ भूबद्ध है, ज़मीन से अटैच है, वो पेड़ चोरी का विषय वस्तु नहीं है। लेकिन ज्यों ही उसको काट कर ज़मीन से अलग किया जाता है तो ये मान लिया जाएगा कि वो चोरी का विषय वस्तु हो गया। और काट करके ज्यों ही उस स्थान से दूसरे स्थान पर हटाया जाता है तो जिसके पोजीशन में वो पेड़ है माना जाएगा कि उसके प्रति अगले ने चोरी किया है। एक्सप्लेनेशन 2 कह रहा है कि ये मूविंग अफेक्टेड बाय द सेम एक्ट विच अफेक्ट्स द सेवरेंस मे बी ए थेफ्ट।
ये कह रहा है कि हटाना जो उसी कार्य द्वारा किया गया है जिससे पृथक्करण किया गया है चोरी हो सकेगा। इसको एक्सप्लेनेशन को हम पढ़ते चलते हैं इलस्ट्रेशन के माध्यम से। हर एक एक्सप्लेनेशन को इलस्ट्रेशन दिया गया है, आप लोगों को सभी बातें समझ में आएंगी। एक्सप्लेनेशन 3 कह रहा है कि ए पर्सन इज सेड टू काज ए थिंग टू मूव बाई रिमूविंग एन ऑब्स्टेकल विच प्रिवेंटेड इट फ्रॉम मूविंग or by separating it from any other things as well as by actually moving it। कोई व्यक्ति किसी चीज़ का हटाना कारित करता है, यह कहा जाता है जब वह उस बाधा को हटाता है जो उस चीज़ को हटाने से रोके हुए हो, या जब वह उस चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से पृथक करता है तथा वह वास्तव में उसे हटाता है, जब वह उसे वास्तव में हटाता है। देखिए, ये हटाना शब्द को एक्सप्लेन कर रहा है कि हटाना क्या कहा जाएगा। मतलब कोई चीज़ किसी मेज पे पड़ी है, जो ही एक जगह से दूसरी जगह पे हटा दिया गया तो हटाना शब्द हो गया। या किसी के गले में कोई चेन है, पीछे से कैंची से जो ही उसको कोई काटा और चेन गिर के उसी के ही हाथ में रह गया, तभी वो हटाना आ गया। तो आगे हम एक्सप्लेनेशन को अलग अलग इलस्ट्रेशन में देखेंगे। अब एक्सप्लेनेशन 4 कह रहा है कि ए पर्सन हु by any means causes an animal to move is said to move that animal and to move everything which in consequence of the motion so caused is moved by that animal। कह रहा है कि वह व्यक्ति जो किसी साधन द्वारा किसी जीव जंतु का हटाना कारित करता है, उस जीव जंतु को हटाता है, यह कहा जाता है। और यह कहा जाता है कि वह ऐसे प्रत्येक चीज़ को हटाता है जो इस प्रकार उत्पन्न की गई गति के परिणाम स्वरूप उस जीव जंतु द्वारा हटाई जाती है। आखिर इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि द कंसेंट मेंशन्ड इन दिस सेक्शन मे बी एक्सप्रेस आर इम्प्लाइड एंड मे बी गिवन आइदर बाय द पर्सन इन पोजेशन और बाय एनी पर्सन हैविंग फॉर दैट पर्पज अथॉरिटी आइदर एक्सप्रेस आर इम्प्लाइड। अब जो अनुमति की बात कह रहा है, सहमति की बात, उसके लिए कह रहा है कि इस धारा में वर्णित सम्मति अभिव्यक्त या विकसित हो सकती है, और वह या तो कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उस प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त या विकसित प्राधिकार रखता है दी जा सकती है। मतलब या तो जो जिसके कब्जे में वो संपत्ति है उसके द्वारा सम्मति दिया जाना चाहिए, या जो उसका ओनर हो, मतलब जो उसका वास्तव में अथॉरिटी रखता हो उस संपत्ति पर, उसके द्वारा भी एक्सप्रेस या इम्प्लाइडली सम्मति दी जा सकती है। अब इसका दृष्टांत देखते हैं, इलस्ट्रेशन। इसमें एक एक उदाहरण से समझाया गया है। ये कह रहा है कि इलस्ट्रेशन ए कट्स डाउन ए ट्री एंड जेट्स ग्राउंड विथ द इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टली टेकिंग द ट्री आउट ऑफ जेट्स पोजेशन विदाउट जेट्स कंसेंट। हियर एज सुन एज ए हैज severed the tree in order to such taking he has committed theft। यह कि सम्मति के बिना यह के कब्जे में से एक वृक्ष बेईमानी से लेने के आशय से यह कि भूमि पर लगे हुए उस वृक्ष को क काट डालता है। यहाँ जैसे ही क ने इस प्रकार लेने के लिए उस वृक्ष को पृथक किया, उसने चोरी की। दूसरा उसका उदाहरण बता रहा है, ए पुट्स ए बैट फॉर डॉग्स इन द पॉकेट एंड thus induces Jed's dog to follow it। Here, if A's intention be dishonestly to take the dog out of Jed's possession without Jed's consent, A has committed theft as soon as Jed's dog has begun to follow A। क अपनी जेब में कुत्तों के लिए ललचाने वाली वस्तु रखता है और इस प्रकार यह के कुत्तों को अपने पीछे चलने के लिए उत्प्रेरित करता है। यहाँ यदि क का आशय यह कि सम्मति के बिना यह के कब्जे में से उस कुत्ते को बेईमानी से लेना हो, तो जैसे ही यह के कुत्ते ने क के पीछे चलना प्रारंभ किया, क ने चोरी की। नेक्स्ट कह रहा है कि ए मीट्स ए बुलक कैरिंग ए बॉक्स ऑफ ट्रेजर। ही drives the bullocks in the certain direction in order that the may dishonestly take the
treasure. As soon as the bullocks begin to move, A has committed theft of the treasure. मूल्यवान वस्तु की पेटी ले जाते हुए एक बैल क को मिलता है। वह उस बैल को इसलिए एक खास दिशा में हाँकता है कि वे मूल्यवान वस्तुएं बेईमानी से ले सके। जैसे ही उस बैल ने गतिमान होना प्रारंभ किया, क ने मूल्यवान वस्तुएं चोरी की। नेक्स्ट कह रहा है कि ए बीइंग जेड सर्वेंट एंड इंटरेस्टेड बाय जेड विथ द केयर ऑफ जेड प्लेट, dishonestly runs away with the plate without Jed's consent. A has committed theft. क जो य का सेवक है और जिसे क ने अपनी प्लेट की देखरेख नष्ट कर दी है, य की सम्मति के बिना प्लेट को लेकर बेईमानी से भाग गया, क ने चोरी की। देखिए, जब हम आपराधिक दुर्विनियोग वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये थोड़ा सा मिलता जुलता आएगा। इसी तरह का उदाहरण यहाँ जो सर्वेंट शब्द का प्रयोग कर दिया है और उसके अधीन न्यस्त किया गया है, तो देखा जाए तो वो जो संपत्ति है अभी भी उसका पोजीशन ओनर के ही रूप में माना जाएगा, तो इसलिए चोरी हुआ है। अगर यही संपत्ति पोजीशन में सर्वेंट के आ जाता और ओनरशिप यहाँ से हट जाता, माने पोजीशन हट जाता, तो यहाँ पे फिर तब आपराधिक दुर्विनियोग की स्थिति आ जाती। आगे उसका चर्चा करेंगे। अभी बस इतना आप समझिए कि यदि किसी का कोई नौकर है और उसको कोई सामान दिया गया है और वह उस संपत्ति को हटा लेता है, तो वहाँ पे वो चोरी की श्रेणी में आएगा, न कि आपराधिक दुर्विनियोग की। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है इसका जेड गोइंग ऑन ए जर्नी इंटरेस्ट हिज प्लेट टू ए। अब देखिए यहाँ पे आ गया, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, जो मैं कह रहा था वो ये उदाहरण में आया। द कीपर ऑफ ए वेयर हाउस टिल जेड शैल रिटर्न, ए कैरीज द प्लेट टू ए गोल्ड स्मिथ एंड सेल इट। हियर द प्लेट वॉज नॉट इन जेड पोजेशन, इट कुड नॉट देयर फोर बी टेकन आउट ऑफ जेड्स पोजेशन, एंड A has not committed theft, though he may have committed criminal breach of trust. अब यहाँ पे कह रहा है कि यह यात्रा को जाते समय अपनी प्लेट लौटकर आने तक क को, जो एक भंडागारिक है, नष्ट कर देता है। क उस प्लेट को एक सुनार के पास ले जाता है और वह प्लेट बेच देता है। यहाँ वह प्लेट यह के कब्जे में नहीं थी, इसलिए वह यह के कब्जे में से नहीं ली जा सकती थी और क ने चोरी नहीं की है, चाहे उसने आपराधिक न्यास भंग किया हो। मतलब आपराधिक न्यास भंग का अपराध हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये इस उदाहरण से समझाने का प्रयास कर रहा है कि ये चोरी की श्रेणी में नहीं आएगा। नेक्स्ट उदाहरण, ए फाइंड ए रिंग बिलोंगिंग टू जेड ऑन ए टेबल इन द हाउस विच जेड ऑक्युपाइज। हियर द रिंग इज इन द जेड पोजेशन एंड इफ ए डिसऑनेस्टली रिमूव्स इट, ए कमिट्स थेफ्ट। जिस घर पर य का अधिभोग है उसके मेज पर य की अंगूठी क को मिलती है। यहाँ वह अंगूठी य के कब्जे में है और यदि क उसको बेईमानी से हटाता है तो वह चोरी करता है। एक और उदाहरण, ए फाइंड्स ए रिंग लेइंग ऑन द हाई रोड not in the possession of any person, A by taking it commits no theft, though he may commit criminal misappropriation of the property. क को राजमार्ग पर पड़ी हुई अंगूठी मिलती है जो किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं है। क ने उसे उसके लेने से चोरी नहीं की है, भले ही उसने संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग किया हो। मतलब अगर जो उसका उपयोग कर लेता है तो आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध होगा, न कि चोरी का होगा। फिर नेक्स्ट उदाहरण के रूप में समझा रहा है, ए सीज ए रिंग बिलोंगिंग टू जेड लेइंग ऑन द टेबल इन जेड्स हाउस, नॉट वेंटरिंग टू मिसअप्रोप्रिएट द रिंग immediately for fear of search and detection. A hides the ring in a place where it is
highly improbable that it will ever be found by Z, with the intention of taking the ring from the hiding place and selling it given the loss it is forgotten. Here A at the टाइम ऑफ फर्स्ट मूविंग द रिंग कमिट्स थेफ्ट। देखिए इतना अच्छा उदाहरण से ये समझाया है कि य के घर में मेज पर पड़ी हुई य की अंगूठी क देखता है। तलाशी और पता लगने के भय से उस अंगूठी का तुरंत दुर्विनियोग करने का साहस न करते हुए क उस अंगूठी को ऐसे स्थान पर जहाँ से उसका य को कभी मिलना माने अति अनिसंभाव्य है, माने कभी संभव ही नहीं है, इस आशय से छिपा देता है कि छिपाने के स्थान से उस समय से ले लेगा और उसको बेच देगा, जबकि उसका खोया जाना याद न रहे, मतलब जो मेन मालिक है उसको याद न रहे कि कब हमारा संपत्ति वो रिंग खोया है, उसके बाद वो उसी जगह से उठा करके वो बेच देगा। यहाँ क ने उस अंगूठी को प्रथम बार हटाने समय चोरी की है, यानी कि जो ही फर्स्ट टाइम उसने हिडन किया है उस अंगूठी को, तो या हाइड्स करके उस संपत्ति को जो छुपाया है, तो ये मान लिया जाएगा कि उसने चोरी किया है। नेक्स्ट उदाहरण ये कह रहा है कि ए डिलीवर्स हिज वॉच टू जेड ए ज्वेलर टू बी रेगुलेटेड, जेड कैरीज इट टू हिज शॉप, ए नॉट ओइंग टू द ज्वेलर एनी डेप्ट फॉर which the jeweler might lawfully detain the watch as a security, enters the shop openly, takes his watch by force out of Z's hand and carries it away. Here A, though he may have committed criminal trespass and assault, has not committed theft in as much as what he did was नॉट डन डिसऑनेस्टली। देखिए इस उदाहरण से एक चीज़ समझ में आ रहा है कि जिसके पोजीशन में है, यदि उसके आप जानकारी में कोई संपत्ति हटा रहे हैं ज़बरदस्ती या किसी तरीके से, भले ही आपका मैलिफाइड इंटेंशन हो, तो वहाँ पे चोरी नहीं माना जाएगा और अपराध हो सकता है। यानी कि जिसके पोजीशन में से संपत्ति को हटाया जा रहा है उसके नॉलेज में बात नहीं होनी चाहिए कि आपने ही उस संपत्ति को उस समय हटाया है, बाद में भले पता चले तो वो चोरी की श्रेणी में आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि यह को जो एक जौहरी है क अपनी घड़ी समय ठीक करने के लिए प्रदत्त करता है, यह उसको अपनी दुकान पर ले जाता है, क जिस पर उस जौहरी का कोई ऐसा ऋण नहीं है जिसके लिए कि वह जौहरी उस घड़ी को प्रतिभूति के रूप में विधिपूर्वक रोक सके, खुले तौर पर उस दुकान में घुसता है, यह के हाथ से अपनी घड़ी बलपूर्वक ले लेता है और उसको ले जाता है। यहाँ क ने भले ही आपराधिक अत्याचार और हमला किया हो, उसने चोरी नहीं की है, क्योंकि जो कुछ भी उसने किया बेईमानी से नहीं किया। यानी कि जो डिसऑनेस्टली शब्द है वो बेईमानी पूर्वक होना चाहिए, चोरी के लिए आवश्यक तत्व है। इसके बाद इफ़ ए ओन्स मनी टू जेड फॉर रिपेयरिंग द वॉच एंड if Z retains the watch lawfully as the security for the debt and A takes the watch out of Z's possession with the intention of depriving Z of the property as a security for his debt, he commits theft in as much as he takes it dishonestly. यदि उस घड़ी की मरम्मत के संबंध में जो ऊपर उदाहरण है उसी को आगे एक्सप्लेन कर रहा है कि यदि उस घड़ी की मरम्मत के संबंध में य को क से धन देय है और यदि यह उस घड़ी को उस ऋण की प्रतिभूति के रूप में विधिपूर्वक रखे रखता है और क उस घड़ी को य के कब्जे में से इस आशय से ले लेता है कि य को उसके ऋण को प्रतिभूति रूप उस संपत्ति से वंचित कर दे, तो उसने चोरी की है, क्योंकि जो कुछ वह लेता है उसने बेईमानी से लिया है। इसके आगे फिर और उसी उदाहरण को आगे कह रहा है कि अगेन इफ़ ए हैविंग पाउंड हिज वॉच टू जेड टेक्स इट आउट ऑफ जेड्स पोजेशन विदाउट जेड कंसेंट, नॉट हैविंग पेड what he borrowed on the watch, he commits theft, though
द वॉच इज हिज ओन प्रॉपर्टी इन एज मच एज ही टेक्स इट डिसऑनेस्टली। अब यहाँ पे इस उदाहरण में भले ही आप उस संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन पोजीशन किसी और के पास है और आपने बिना उसके सहमति से आपने अपनी ही संपत्ति लिया, तो यहाँ चोरी की श्रेणी में आ जाएगा, अगर जो आपका इंटेंशन डिसऑनेस्टली है तो। ये कह रहा है कि और यदि क अपनी घड़ी य के पास गिरवी करने के बाद घड़ी के बदले लिए गए ऋण को चुकाए बिना उसे य के कब्जे में से य की सम्मति के बिना ले लेता है, तो उसने चोरी की है, यद्यपि वह घड़ी उसकी अपनी ही संपत्ति है, क्योंकि जो कुछ वह लेता है उसने बेईमानी से लिया है। नेक्स्ट उदाहरण कह रहा है कि ए टेक्स एन आर्टिकल बिलोंगिंग टू जेड आउट ऑफ जेड पोजीशन विदाउट जेड्स कंसेंट विथ द इंटेंशन ऑफ कीपिंग इट अंटिल ही ऑब्टेन्स मनी फ्रॉम जेड एज ए रिवार्ड फॉर इट्स restoration. Here A takes dishonestly, A has therefore committed theft. क एक वस्तु को उस समय तक रख लेने के आशय से जब तक कि उसने उसके प्रत्यावर्तन के लिए पुरस्कार के रूप में उसे यह से धन अभिप्राप्त न हो जाए, यह की सम्मति के बिना यह के कब्जे से ले लेता है। यहाँ क बेईमानी से लेता है, इसलिए क ने चोरी किया है। मतलब कोई व्यक्ति सोचे कि हम किसी को संपत्ति उसके बेईमानी से ले लें और उसको हम फिर से वापस कर देंगे तो पुरस्कृत किया जाएगा, तो भले ही उसका इंटेंशन वापस करने का रहा है, लेकिन उसने जो डिसऑनेस्टली बेईमानी पूर्वक संपत्ति हटाया है तो चोरी की श्रेणी में आ गया है। अब यहाँ एक और उदाहरण करें। ए बीइंग ऑन फ्रेंडली टर्म्स विथ जेड गोज इनटू जेड्स लाइब्रेरी इन जेड्स absence and takes away a book without Jed's express consent for the purpose merely of reading it and with the intention of returning it. Here it is probable that A may have conceived that he had Jed's implied consent to use Jed's book if this was his impression. ए हैज़ नॉट कमिटेड थेफ्ट। अब देखिए इस उदाहरण में तो बताया कि यदि आपका इस तरीके का आचरण है तो चोरी नहीं माना जाएगा। कारण क्या है? डिसऑनेस्टली नहीं है। क जो यह का मित्र है, यह की अनुपस्थिति में यह के पुस्तकालय में जाता है और यह की अभिव्यक्त सम्मति के बिना एक पुस्तक केवल पढ़ने के लिए और वापस करने के आशय से ले जाता है। यहाँ यह अवधि संभाव्य है कि क ने यह विचार किया हो कि पुस्तक उपयोग में लाने के लिए उसको यह की विकसित सम्मति प्राप्त है। यदि क का यह विचार था तो क ने चोरी नहीं की, क्योंकि वहाँ पे एक्सप्रेस भले ना हो, इम्प्लाइड उसको कंसेंट मिला हुआ था और इस विश्वास के साथ वो लेके जा रहा है बुक और वो वापस करने के नियत से। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि ए आस्क चैरिटी फ्रॉम जेड्स वाइफ, शी गिव्स ए मनी, फूड एंड क्लॉथ्स विच ए नोज टू बिलोंग टू जेड हर हस्बैंड। Here it is probable that A may conceive that Jed's wife is authorized to give away alms. If this was A's impression, A has not committed theft. क यह की पत्नी का जार है, यह की पत्नी से क भिक्षादान मांगता है। वह क को धन, भोजन और कपड़े देती है, जिनको क जानता है कि वे उसके पति य के हैं। यहाँ यह यदि संभाव्य है कि क का यह विचार हो कि य की पत्नी को भिक्षा देने का अधिकार प्राप्त है। यदि क का यह विचार था तो क ने चोरी नहीं की। अब नेक्स्ट उदाहरण में देखिए, कह रहा है कि ए इज ए प्रामोर ऑफ जेड्स वाइफ, शी गिव्स ए वैल्यूएबल प्रॉपर्टी विच ए knows to belong to her husband Z and to be such property as she has no authority from Z to give. If he takes a property dishonestly, he commits theft. क यह की पत्नी का जार है। जार मतलब जो भी आप इसको समझ सकते हैं सामान्य बोलचाल भाषा में कि लवर है, मंगेतर है या हस्बैंड के अलावा उसका यार है।
वह क को एक मूल्यवान संपत्ति देती है जिसके संबंध में क यह जानता है कि वह उसके पति य की है और वह ऐसी संपत्ति है जिसको देने का प्राधिकार उसे यह से प्राप्त नहीं है। यदि क उस संपत्ति को बेईमानी से लेता है तो क चोरी करता है। देखिए, भले ही संपत्ति हस्बैंड और वाइफ का होता है, हस्बैंड के संपत्ति पर वाइफ का अधिकार होता है, लेकिन इस तरह के मामले में वह चोरी की श्रेणी में आ जाएगा। अब नेक्स्ट उदाहरण करें। ए इन गुड फेथ बिलीविंग प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड टू बी एज ओन प्रॉपर्टी takes that property out of Z's possession. Here A as does not takes dishonestly. He does not commit theft. ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि यह की संपत्ति की अपनी स्वयं की संपत्ति होने का सद्भावनापूर्वक विश्वास रखते हुए ख के कब्जे में से उस संपत्ति को क ले लेता है या क बेईमानी से नहीं लेता, इसलिए वो चोरी नहीं करता। इस पूरे उदाहरण में हम लोगों ने एक चीज़ ध्यान दिया कि इंटेंशन जो है अभियुक्त का डिसऑनेस्टली होना मस्ट है और संपत्ति मूवेबल होना मस्ट है, तभी चोरी का अपराध का गठन होगा। अब उपधारा 2 से दंड के प्रावधान में आ जाता है कि दंड क्या होगा। तो ये कह रहा है, इसमें थोड़ा सा बदलाव आया है, आगे हम लोग देखेंगे। जो धारा 379 और 380 378 में उधर नहीं था भारतीय दंड संहिता में, यहाँ थोड़ा बढ़ा दिया गया है। उपधारा 2 कह रहा है कि हुएवर कमिट्स थेफ्ट शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म व्हिच में एक्सटेंड टू 3 ईयर आर विथ फाइन आर विथ बोथ एंड इन केस ऑफ सेकंड ऑफ आर सब्सिक्वेंट conviction of any person under this section, he shall be punished with a rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 1 year but which may extend to 5 years and with fine. ये कह रहा है कि जो कोई चोरी करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा, और इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति के दूसरे या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के मामले में उसे ऐसे कठिन कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। आगे और जो जोड़ा गया है इसमें ये कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट इन केसेस ऑफ थेफ्ट वेयर द वैल्यू ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी इज लेस देन 5,000 रुपीज एंड ए पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम shall upon return of the valuable property or restoration of the stolen property shall be punished with community service। ये नया इस अधिनियम में जो भारतीय न्याय संहिता सन 2023 का ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं धारा 303, इसमें नया ये अधिनियम में जोड़ा गया है परंतु के रूप में कि चोरी के उन मामलों में जहां चोरी की गई संपत्ति का मूल्य 5,000 रुपया से कम है और कोई व्यक्ति पहली बार के लिए दोषित किया गया है और चोरी की गई संपत्ति के वापस करने पर या संपत्ति को प्रत्यावर्तित करने पर उसे सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा। मतलब यदि अभियुक्त जो है जितना 5,000 से कम का मूल्य का कोई संपत्ति चुराया है या तो वापस कर देता है या उसी के वैल्यू के बराबर कोई चीज़ ऐसा प्रत्यावर्तित करके दे देता है तो उसको कम्युनिटी सर्विस का दंड दिया जाएगा कि जाओ भैया तुम कम्युनिटी सर्विस का काम करो। तो इस प्रकार चोरी के बारे में हम लोगों ने देखा और इसके बाद इस स्नैचिंग धारा 304 में दिया गया है। वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसको बाद में देखेंगे हम दूसरे वीडियो में। चोरी को हम लोगों ने समझा किस प्रकार से एक संपत्ति चोरी का विषय वस्तु हो जाता है। मुझे विश्वास है कि आप लोग को मेरी बात ज़रूर समझ में आई होगी। बेयर एक्ट एक बार ज़रूर पढ़िएगा। जाने से पहले मेरा पुनः निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसकी सूचना तुरंत मिल जाए, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।